हेलो दोस्तों, सोफिस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सेकंड ग्रेड के बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे आपको प्रत्येक टॉपिक के 100 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं अपने पास, और पीछे के आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जैसे नीट में है, जैसे पहले पीएमटी होती थी उसके क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। तो इसमें जैसे पहला आपका जो पहला टॉपिक है आपका वो है जीव जगत। जीव जगत में आपको पहला सब टॉपिक दे रखा है, वो है सजीव क्या है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, पौधे किस पद्धति द्वारा जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपका कोशिका अविभेदन, बी ऑप्शन है कोशिका विभेदन, सी ऑप्शन है कोशिका गुणन, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका गुणन। क्या है कि वृद्धि कोशिका गुणन के द्वारा की जाती है। तो इसका मैं लगा देता हूँ ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, तेरे कहे दिए गए लक्षणों में से कौन सा लक्षण सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, तो देखिए सजीवों का विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं वो तो होता है उपापचय होता है, सबसे निरुपवादित वही एक लक्षण है, तो वो है उपापचय। और इसमें आकार में वृद्धि, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, स्वयं संगठन और वृद्धि व प्रजनन, इसमें लक्षण का पूछा है तो आपका आकार में वृद्धि नहीं होता है। यहाँ पे आकार में वृद्धि क्या है कि जैसे रेत के टीले हैं, आपके पहाड़ है, ये निर्जीव हैं, फिर भी ये बाहर में क्या होती है, इनके वृद्धि होती है, यानी आकार इनका बढ़ता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण सजीव व निर्जीव जीवों की वृद्धि को दर्शाता है। ये सजीव और निर्जीव दोनों की वृद्धि को दर्शाता है। तो अभी आपने देखा था जो भार होता है वो भार निर्जीवों में भी बढ़ता है और सजीवों में भी होता है, तो दोनों का भार बढ़ता रहता है। तो इसका पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास में, क्या है कि भार में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखो कोशिका में विभाजन नहीं होता है, निर्जीवों में नहीं होता कभी, कोशिका में प्रतिलिपिकरण की दर भी में वृद्धि नहीं होती है, और कोशिका विभेदन भी नहीं होता है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए अपने पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि देखी जा सकती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें वृद्धि को कैसे पहचान सकते हैं अपने, देखिए संवर्धित कोशिकाओं का भार ज्ञात करके, नहीं इससे तो नहीं कर सकते अपने। बी देखिए जीवित जीवों द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों की मात्रा के अध्ययन से, ये भी नहीं हो सकता। वृद्धि नहीं की जा सॉरी वृद्धि नहीं देखी जा सकती है, ये भी बात सही नहीं है, वृद्धि तो होती है उसमें भी। तो देखिए डी ऑप्शन देखिए इसमें क्या दे रखा है, सरलता से अंतःपात्र इन विट्रो संवर्धन में संवर्धित सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या को गिनकर। सूक्ष्मदर्शी से आपने देख सकते हैं इन विट्रो के अंदर जैसे जो पात्र निषेचन होता है उसमें जितनी जितनी उनकी कोशिकाओं की संख्या होती है उनको गिनकर अपने बता सकते हैं कि इसमें वृद्धि दर कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश पादपों एवं उच्च जंतुओं में जनन और वृद्धि होती है। ये एक दूसरे की क्या होती है, परस्पर विशिष्ट घटना है, एक दूसरे के साथ चलती है। ये क्या है कि विशिष्ट घटना, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल क्या आपका सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, यहाँ देखते हैं। देखिए निर्जीव प्राणियों द्वारा किस प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित की जाती है। जो निर्जीव प्राणी होते हैं उसमें कैसे देखते हैं, पदार्थों का सतह पर स्वांगीकरण। हाँ, पर निर्जीव पदार्थों में यही होता है, जैसे अपने पहाड़ और रेत के टीले का एग्जाम्पल लिया था, उसी के सतह के ऊपर वृद्धि इकट्ठा होने लग जाता है वेस्ट मटेरियल, तो उससे क्या होती है, वृद्धि बढ़ती है। और पदार्थों का अंदर की ओर, निर्जीव प्राणी में अंदर की तरफ कुछ भी नहीं होता है। सी भीतर की ओर से वृद्धि, ये भी नहीं होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, पहला ऑप्शन इनका क्या है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक वास्तविक पुनरुद्भवन यानी ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। ट्रू रीजनरेशन किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अपने वास्तविक पुनरुद्भवन किस में देख सकते हैं, प्लेनेरिया में देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा जीव खंडन विधि द्वारा जनन करता है। खंडन क्या है, एक जनन का प्रकार है, वो भी अलैंगिक जनन का प्रकार है खंडन। इसमें देखिए अमीबा, कवक, केंचुआ दे रखा है आपको। ऑप्शन नंबर बी में कवक तंतु में शैवाल एवं मॉस की प्रोटोनिमा। सी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रा, कवक, अमीबा एवं जीवाणु। और डी ऑप्शन दे रखा है केंचुआ, जीवाणु एवं कवक। इनमें से नहीं होता, इनमें देखिए आप में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, कवक तंतु में शैवाल एवं मॉस की प्रोटोनिमा। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनन इनमें से किन प्राणियों में वृद्धि का पर्यायवाची है? वृद्धि का पर्यायवाची है, तो वृद्धि का पर्यायवाची अपने को बताना होता है लगभग एक कोशिकीय के जीवों में ऐसा कुछ देखने को मिलता है अपने को, जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय के शैवाल एवं अमीबा इसमें होता है। जीवाणु अमीबा एक कवक में नहीं होती है, और एक कोशिकीय के शैवाल एवं कवक नहीं, कवक आएगा वो तो गलत है। एक कोशिकीय के शैवाल है तंतु में से नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि वृद्धि होती है। वृद्धि के साथ में जनन को वृद्धि के रूप में किस में देख सकते हैं? एक कोशिकीय के जीवों में देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जनन सभी सजीवों का विस्तृत स्पष्ट लक्षण क्यों है? नहीं, जनन तो विस्तृत स्पष्ट लक्षण नहीं होता है। चलो इसको क्वेश्चन को देखते हैं अपने। निर्जीव प्राणी भी जनन कर सकते हैं, अनेक सजीव प्राणी, ये तो पहला तो ऑप्शन गलत है बिल्कुल ही। अनेक सजीव प्राणी बंधे होते हैं, जनन वृद्धि और पर्यायवाची होते हैं। अच्छा, ये प्रश्न कुछ अलग पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है जनन सभी सजीवों का विस्तृत स्पष्ट लक्षण क्यों नहीं है, इसका ये बताना है अपने को क्यों नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि अनेक सजीव प्राणी बंधे होते हैं, जैसे खच्चर होती है, कामगार मक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ, कामगार मधुमक्खियाँ होती है, वो भी क्या होती है? बंधे होती है। कुछ स्टेराइल मनुष्य मत जैसे बांझ औरतें होती हैं, वो भी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यहाँ पे कर लेना, विलक्षण क्यों नहीं है। और लक्षण लक्षण आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इसको मैं बी को मार्क कर देता हूँ, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। खच्चर जनन कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है, नहीं करते। श्रमिक मधुमक्खियां जनन करके नई संतति को जन्म देती है, बिल्कुल गलत बात है। खच्चर और श्रमिक मधुमक्खी दोनों बंदे स्टेराइल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों क्या होती है? बंदे होती है, जनन नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कुछ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता है, और यद्यपि जीवन लगातार चलता रहता है। वाक्य से क्या स्पष्ट होता है? देखिए, हमेशा के लिए कुछ अमर नहीं है, कुछ जीवित नहीं रहता है, पर जीवन लगातार चलता रहता है। यह प्रक्रिया एक विधि द्वारा हो सकती है, जनन द्वारा ये क्रिया चलती रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। उपापचय से नहीं हो सकती है, भ्रूण परिवर्तन से नहीं होती है, और प्रतिलिपिकरण से नहीं। ये जनन सबसे बेस्ट आंसर इसका है, जनन। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपापचय को उपापचय को सर्वोत्तम परिभाषित किया जा सकता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक रसायन शरीर के भीतर बनता है। बी ऑप्शन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक रसायन शरीर के भीतर विघटित होता है। सी ऑप्शन, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग होता है। ये बिल्कुल सही बात है, बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का रासायनिक क्रियाओं का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस में उपापचय क्रिया संपन्न होती है? देखो, उपापचय क्रिया केवल सजीवों में होती है सजीवों में होते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों में, निर्जीव में कभी भी उपापचय क्रिया नहीं होती है। बिना कोशिका वाले तंत्र में भी होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। डी में दे रखा है अपने को, विकल्प ए तथा बी दोनों सही है, इसमें बिल्कुल सही बात है। तो मैं मार्क करता हूँ ए और बी, क्योंकि जैसे अपने प्रयोगशाला के अंदर देख सकते हैं कि बिना कोशिका के भी उपापचय क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपने 15 नंबर, उपापचय क्रिया के कारण होता है। उपापचय के कारण वृद्धि होती है, परिवर्धन होता है, जीवित शरीर के कार्य होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो उपापचय के कारण क्या होते हैं? सभी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सजीवों में जैविक संगठन शुरू होता है। जैविक संगठन कहाँ से शुरू होता है? जैविक संगठन तो उत्तक स्तर से नहीं होता है, कोशिका स्तर से नहीं, निर्माण स्तर, मिश्रण स्तर से नहीं। इसमें परमाणु स्तर दे रखा है अपने को, तो कोशिका स्तर न करके अपने परमाणु स्तर करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर परमाणु स्तर नहीं होता तो कोशिका स्तर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सजीवों के जैविक संगठन के स्तर को निरूपित किया जाता है। देखो, अपने बताना है कि स्टार्टिंग में किससे कौन सा अणु बना, उसके बाद में क्या बना, उसके बाद में क्या बना। तो अपने को बताना है, जैसे ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, इसमें अंदर सीधा डायरेक्ट ही परमाणु से बना आणविक, आणविक से बना अपने पास में कोशिकीय, और कोशिकीय से क्या बना? उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, फिर व्यक्तिगत बना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए डी 18 देखिए,
18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन पहचानिए। पहला दे रखा है, शरीर का कोशिकीय संगठन निर्जीवों का विशिष्ट लक्षण है। नहीं, निर्जीवों में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। चेतना सभी सजीवों का प्रदर्शित लक्षण है। चेतना सभी सजीवों का सजीवों द्वारा प्रदर्शित लक्षण है। नहीं, सभी चेतना सभी में नहीं पाई जाती है। जैसे आपके कोमा में गया हुआ व्यक्ति है तो उसमें चेतना नहीं पाई जाती है। मृत मस्तिष्क वाले रोगी में स्वचेतना नहीं होती है, यद्यपि वह जीवित होता है। देखो, मस्तिष्क जब मृत है तो उसमें चेतना ही नहीं होती, तो स्वचेतना तो बिल्कुल भी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है डी ऑप्शन देखिए, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने बारे में जानता है, अर्थात इसमें स्वचेतना होती है। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य के अंदर स्वचेतना पाई जाती है, सोच सकता है, कर सकता है, कुछ अपने लिए कुछ कर सकता है, तो इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए अपने पास। अगला देखो, आपके पास सब टॉपिक है विविधता और वर्गीकरण। देखो, विविधता और वर्गीकरण में क्वेश्चन है। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका, जो सब टॉपिक था सजीव क्या है। अभी दूसरा टॉपिक देखिए, और सब टॉपिक वही चल रहा है आपका एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है जीव जगत, वही चल रहा है। सॉरी, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जैव विविधता को परिभाषित किया जा सकता है। अब जैव विविधता कैसे? जीवों की संख्या और प्रकार की उपस्थिति द्वारा, एक क्षेत्र की जातियां एवं पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा, पारिस्थितिक तंत्र में जीवन की विविधता द्वारा, एक दिए गए क्षेत्र में जीवों की कुल संख्या जातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जीवों की संख्या, किसी भी विशेष क्षेत्र में जीवों की संख्या जो पाई जाती है तथा उसमें जो विविधता पाई जाती है उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें उसको गिनकर आप जैव विविधता बता सकते हैं वहाँ की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। ज्ञात जातियों की संख्या क्या है? ज्ञात जातियों की आपको पता है एनसीईआरटी में डायरेक्ट सीधा सीधा लिखा हुआ है, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन के बीच में आपकी ज्ञात जातियाँ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सजीवों के नामों का मानकीकरण कहलाता है। अब आपको मानकीकरण बताना है, जैसे वर्गीकरण, पहचानना, नामकरण, और विकल्प ए और सी दोनों सही है। नहीं, इसका क्या है, नाम मानकीकरण पूछा, मानकीकरण नामकरण के अंदर आता है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, ICZN का विस्तृत रूप क्या है? एक ICZN है और एक ICBN है। मैं दोनों का बता देता हूँ, शायद इसमें आगे क्वेश्चंस भी आएगा। देखिए, पहले कहा दे रखा है आपको ICN, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा दे रखा है आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सी ऑप्शन दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग, और डी ऑप्शन दे रखा है इंटर रीजनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग। नहीं, बिल्कुल एक ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल होता है, इंट्रानेशनल नहीं होता, तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बॉटनिकल का बोलेंगे तो जूलॉजी की जगह, जूलॉजिकल की जगह बॉटनिकल लगा देंगे नाम। देखिए अगला देखिए, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? देखिए, द्विनाम पद्धति देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है कार्ल लिनियस ने। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और केरोलस लिनियस ने, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, केरोलस लिनियस ने दी थी द्विनाम जगत पद्धति। तो मैं इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करता हूँ। अगला देखिए, द्विनाम पद्धति में लेखक का नाम किसके बाद आता है? देखो, द्विनाम पद्धति में लेखक 3 नाम लिखते हैं अपने, जैसे भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें पहला वंश नाम लिखते हैं, उसके नाम में, उसके बाद में जाति नाम लिखते हैं, और जाति के बाद में वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं जो शॉर्ट में लिखते हैं अपने। जैसे मेजीफेरा इंडिका लिन लिख दिया, तो मेजीफेरा तो एक क्या है, उसका वंश हो गया, इंडिका उसकी जाति होगी, और लिन है वो लीनियस के लिए वैज्ञानिक का नाम लगाया हुआ है। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जाति के बाद में किसी वैज्ञानिक का नाम या लेखक का नाम लगाते हैं अपने। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में ICBN का अर्थ होता है, देखो, इंडियन कांग्रेस, बिल्कुल गलत बात है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये बिल्कुल सही है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, बी ऑप्शन इज राइट। अच्छा, ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकी का प्रथम पद कौन सा होता है? देखो, हाँ, वर्गीकी का प्रथम पद कौन सा है? वर्गीकी करनी है तो उसके लिए प्रथम पद कौन सा, आपको क्या करना पड़ेगा? जीव की पहचानना पड़ेगा, जीव को पहचानना पड़ेगा। तो जीव की पहचान क्या है आपका प्रथम पद होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जीव की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है क्योंकि देखिए यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम होता है, बिल्कुल सही बात है। यह निर्धारित करता है कि कोई नाम दोबारा उपयोग में न आए, यह भी बिल्कुल सही बात है। यह निर्धारित करता है कि जीव को उपयुक्त वांछनीय नाम दिया जा सके, नहीं। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, जो डी ऑप्शन में अपने को दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप। द्विनाम पद्धति के अनुसार जीव का वैज्ञानिक नाम गठित होता है। देखो, द्विनाम पद्धति के अनुसार जीव का वैज्ञानिक नाम गठित होता है वंश के नाम से, जातीय उपाधि से, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है ये। तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अपने को, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति आधारित है किसके आधार पर है? भ्रूण विज्ञान के आधार पर, आकारिकी विज्ञान पर, कोशिकीय विज्ञान पर और शारीरिक विज्ञान पर। इसका जो सही आंसर है वो बी है, आकारिकी विज्ञान के आधार पर द्विनाम पद्धति दी गई है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक नाम फिर आपको डैश डैश में छपते हैं और डैश डैश भाषा से उत्पन्न होते हैं। आपको बताना है वैज्ञानिक नाम होते हैं वो किस भाषा में तो छपते हैं और किस तरह से छपते हैं और किस भाषा में होते हैं। तो ये होते हैं तिरछे और लैटिन भाषा में होते हैं। जैसे मोटी और छपाई, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। भी तिरछे होते हैं और लैटिन भाषा में होते हैं, नाम होते हैं इसके, और छपाई इसकी तिरछे अक्षरों में होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण के सार्वभौमिक नियमों में गलत कथन छांटिए। अब देखो थोड़ा इसको और सही कर देता हूँ। वर्गीकरण के सार्वभौमिक जीव क्या कहता है, जैविक नाम का पहला अक्षर वंश के नाम को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रथम शब्द जो वंश को दर्शाता है का पहला अक्षर बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। जैविक नाम के दोनों शब्द जब साथ हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग अधोरेखित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके नीचे लाइन लगाना पड़ता है अपने को, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखिए, जैविक नाम सामान्यतः अंग्रेजी में होते नहीं, अंग्रेजी में नहीं होते, लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे छपते हैं। ये बात गलत है इसकी, यहाँ पे एक अंग्रेजी ना लगा के लैटिन लगाना था, लैटिन भाषा में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नाम गलत तरीके से लिखा गया है? पहला देखिए पैंथेरा टिग्रिस, ये नाम बिल्कुल सही है। आपको इंग्लिश में देखना है इसका, हिंदी में मत देखिए, हिंदी में पता नहीं चलेगा। अगला नाम है मेजीफेरा इंडिका बोलना है इसको, मेजीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो और कोलंबा लीविया। यहाँ देखो लीविया को बड़ा कर दिया, पर जातीय नाम कभी बड़ा नहीं होता, वंश का पहला अक्षर बड़ा होता है। तो ये क्या है? गलत है। आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है? गलत है। आगे देखिए, ये मेजीफेरा इंडिका में मेजीफेरा शब्द है, आपको पता है मेजीफेरा इंडिका में पहला नाम वंश नाम होता है, तो मेजीफेरा का पूछा तो ये वंश नाम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए कृत्रिम किया हुआ, अपने द्वारा किया हुआ एक वर्गीकरण है। तो 34 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये कृत्रिम है, कृत्रिम वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्गीकरण का जातिवर्तीय यानी कि फाइलोजेनेटिक तंत्र प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा ये किया गया था? ये किया गया था, इसका डायरेक्ट ऑप्शन याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका किया था एल्डोल्फ एंगलर और कार्ल प्रांटल ने किया था, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, एक जाति जीवों का समूह है जो कि अच्छा एक जाति समूह को होते हैं जो क्या करते हैं? स्वतंत्र अंतः प्रजनन कर सकते हैं, वही तो एक जाति होती है आपस में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अंतः प्रजनन नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। और सी ऑप्शन है साथ रह सकते हैं, साथ तो रह सकते हैं, बट इसका सही ऑप्शन है वो है अंतः प्रजनन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, नवीन वर्गीकरण अध्ययन का आधार क्या है? अब जो नवीन वर्गीकरण का आधार क्या है? आंतरिक संरचना, पारिस्थितिकी सूचना और कोशिका की संरचना, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही कर दिया इसका। अगला देखिए, जीवों की विविधता और उनके उद्विकासीय संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन करके किसके अंतर्गत किया जा सकता है?
किया जाता है जीवों की विविधता और उनके उद्विकास से संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आकारिकी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको शारीरिकी, और तीसरा वर्गीकी और वर्गीकी पद्धति। वर्गीकी पद्धति के अंदर अपने क्या करते हैं, सभी को अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं इसके अंदर। 39 नंबर प्रश्न देखिए, वानस्पतिक वर्गीकरण विज्ञान संबंधित है। वानस्पतिक वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? तंत्र के अध्ययन से, पौधों के अंगों को सुव्यवस्थित रखना, अंगों और ऊतकों का सुव्यवस्थित अध्ययन करना। नहीं, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, जिसमें आपको दे रखा है पौधों का गणितीय अध्ययन जिसमें पहचानना, नामकरण और वर्गीकरण सम्मिलित है। सही बात है, वनस्पति के वर्गीकरण का मतलब ही यही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए 40 नंबर, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? अच्छा, कैरोल्स लिनियस ने लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं बी ऑप्शन को लॉक कर देता हूँ। ये लो दोस्तों, आज हमने 2 सब टॉपिक के क्वेश्चंस किए हैं जीव जगत के, तो बाकी क्वेश्चंस अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।